नमस्कार दोस्तों, अनूप हिस्ट्री जोन में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है संविधान सभा का गठन, जिसमें आज हम आप लोग पढ़ेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे किया गया, इसकी मांग सर्वप्रथम किसने उठाई थी और संविधान सभा के सदस्य कहाँ से आए थे, उनका निर्वाचन कैसे हुआ था, प्रत्यक्ष हुआ था या अप्रत्यक्ष हुआ था। तो आइए बिना देर करते हुए देखते हैं। तो संविधान सभा की जो मांग थी वो सर्वप्रथम 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने इसकी मांग की थी। लेकिन अगर हम औपचारिक रूप से कहें तो सन 1934 में एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी और एम.एन. राय के इस विचार को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा काफ़ी लोकप्रियता प्रदान की गई, जिसके कारण 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव आया चूंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल था और ब्रिटिश चाहते थे इस युद्ध में भारतीयों का सहयोग, जिसके कारण ब्रिटिश जब से भारत के ऊपर शासन कर रहे थे तब से लेके और 1940 तक, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जब ब्रिटिश का शासन होता है भारत पे, तब से लेके आज 1940 तक, यानी कि 1885 में हो गया था कांग्रेस का गठन। और कांग्रेस का गठन कई अधिवेशन में संविधान सभा की मांग उठाई जा रही थी, लेकिन ब्रिटिश के द्वारा उसे अनदेखा किया जा रहा था। लेकिन समय आता गया और 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव में यह कहा गया कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसी के परिणाम स्वरूप 1942 में आया क्रिप्स मिशन। 1942 में आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन रिपोर्ट में यह बात कही गई कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। द्वितीय विश्व युद्ध की जब समाप्ति होगी उसके पश्चात एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन इसमें कोई निश्चित डेट नहीं दिया गया था कि नहीं इस डेट को होना था। तो कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। ठीक। और इसी इसी क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उसके बाद जाके 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ। ब्रिटेन में चुनाव हुआ और वहां पे लेबर सरकार की पार्टी बनी। लेबर सरकार की पार्टी, जिसका नेतृत्व क्लेमेंट एटली कर रहे थे। क्लेमेंट एटली उन्होंने एक 3 सदस्यीय
समिति का गठन किया? 3 सदस्यीय। तीन सदस्यीय टीम में कौन, समिति में कौन कौन थे? पहले थे पैथिक लॉरेंस, इसके अध्यक्ष थे। 2 सदस्य और थे, एवी अलेक्जेंडर, और स्टेफर्ड क्रिप्स। उन्नीस सौ 1945 में इसका गठन किया गया, जिसका नाम कैबिनेट मिशन था। 1945 में इसका गठन हुआ और मार्च 1946 में भारत आया। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन। दिल्ली आया। चौबीस मार्च 1946 को जब कैबिनेट मिशन दिल्ली आया तो दिल्ली आके ये जितने भी उस समय राजनीतिक दल थे, यानी कि इंडिया में जितने भी राजनीतिक पार्टी थी, उन सबसे बारी बारी से इसने मुलाकात की और बात विमर्श किया। उसके बाद 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, देखिए। जो पहली बात थी इस रिपोर्ट की वो थी कि इसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। दूसरी, एक संघीय शासन का गठन किया जाए। जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत, देशी रियासतें शामिल हो। तीसरी बात इसकी कि इसने संघ को विदेश, प्रतिरक्षा और संचार का विषय दिया। विदेश, प्रतिरक्षा और संचार का विषय दिया। शेष जो विषय थी वो प्रांतों को दे दिया गया, यानी कि शेष विषय प्रांतों को। और बची खुची जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो भी किसको दे दी गई, वो भी प्रांतों को दे दी गई। यानी कि अवशिष्ट शक्ति भी थी वो भी किसको दे दी गई, प्रांतों को। तो अगर थोड़ा इसके रिपोर्ट की अगर समीक्षा किया जाए तो एक तरफ जहां ये संघ को मजबूत बनाने की बात कर रहा है, वहीं यहां क्या कर दे रहा है कि संघ को ही कमजोर बना दे रहा है। क्योंकि विदेश, प्रतिरक्षा और संचार के बाद संघ को कोई और मंत्रालय नहीं दिया गया। इसकी अगली जो रिपोर्ट थी वो थी कि प्रत्येक प्रांत को
अलग अलग समूह बनाने का अधिकार दिया गया, अलग अलग समूह बनाने का अधिकार दिया गया। इसकी जो अगली बात थी वो थी कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। और जो इसका सबसे अंतिम था वो था कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान सभा का गठन। जिसके दो कार्य होंगे, कौन कौन? एक तो होगा संविधान का निर्माण करना, संविधान निर्माण करना। दूसरा इसका काम होगा जब तक संसद का निर्माण न हो जाए, जब तक संसद का गठन न हो जाए तब तक संसद के रूप में कार्य करना। ठीक, एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, यहां से थोड़ा देखेंगे पॉइंट। पहली इसकी जो पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। दूसरी जो इसकी बात थी, एक संघीय शासन का गठन किया जाए जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतें शामिल हों। और वहीं तीसरी बात यह कही गई कि विदेश प्रतिरक्षा और संचार का विषय केंद्र को दिया गया, बाकी जितना भी था वो किसको दे दिया? शक्ति प्रांतों को दे दी गई। और जो बची खुची अवशिष्ट शक्तियां थी उसे भी किसको दे दी गई? प्रांतों को दे दी गई। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। क्योंकि इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल हुई। अंतरिम सरकार में शामिल हुई जिसमें अंतरिम सरकार में जो कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या थी, मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद यह संख्या 14 हो गई। और एक जो थे वो भारत के जो उस समय वायसराय थे वो लॉर्ड वेवेल थे, वो इस अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, यानी कि 14 एक और वो अध्यक्ष। आइए देख लेते हैं कि अंतरिम सरकार में कौन कौन थे और उन लोगों को कौन कौन विभाग मिला था। तो चलिए देखते हैं कि अंतरिम सरकार में जो मंत्रिमंडल था उसमें कौन कौन शामिल थे और किस किस को कौन सा विभाग मिला था। तो इसके पहले मैंने बताया था कि जो शामिल मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या थी, जब मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गया तो सदस्यों की कुल संख्या 14 हो गई, जिसमें देखिए कौन कौन किसको पद मिला। तो पहले जवाहरलाल नेहरू जो कि अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के उपाध्यक्ष थे, ये उपाध्यक्ष भी थे और इनको मंत्रालय दिया गया विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल मामले। ठीक। दूसरे थे वल्लभ भाई पटेल, इनको गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला था।
जान मथाई, उद्योग एवं आपूर्ति। बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। सी राजगोपालाचारी, शिक्षा मंत्री। सी एच भाभा, कार्य और खनन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। अरुणा आशा फली, रेलवे एवं परिवहन। जगजीवन राम, श्रम मंत्री। लियाकत अली, वित्त मंत्री। आई चुंदरीकर, वाणिज्य मंत्री। अब्दुल रब नस्तर, संचार मंत्री। योगेंद्र नाथ मंडल, विधि मंत्री। और गजनफर, स्वास्थ्य मंत्री। तो ये 14 लोगों की लिस्ट है जो अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल थे। इसके बाद देखते हैं संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। तो देखते हैं इसके आगे की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी और वो कहां से आते। तो देखिए, संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 389 निश्चित करी गई। 389 ये आते कहां से। तो जो इसमें पहला वो आते देसी रियासत से। कितने आने थे, 93 सदस्य देसी रियासत से आने थे। उसके बाद था वो ब्रिटिश भारत के प्रांत। ब्रिटिश भारत के प्रांत से 292 और जो उसमें मुख्य आयुक्त के प्रांत थे प्रांत, उससे 4 सदस्य आने तय हुए। उस समय जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे उनकी संख्या जो थी वो 11 थी और वो समय जो मुख्य आयुक्त के प्रांत थे उनकी संख्या 4 थी। एक बात बता देते हैं कि जो ये ब्रिटिश भारत के प्रांत से आए थे 292 और मुख्य आयुक्त के प्रांत से आए थे 4, तो ये निर्वाचन के द्वारा आए थे। यानी कि अगर पूछ दे कोई कि संविधान सभा में कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ था तो 292 ये और 4 ये, यानी कि 296 सदस्य जो थे वो निर्वाचन होके आए थे, निर्वाचित होके आए थे। निर्वाचित। बात आती है देसी रियासत की। तो देसी रियासत के सदस्य कैसे आए थे संविधान सभा में। तो ये इसके लिए एक समझौता समिति बनाई गई। देसी रियासत के लिए एक समझौता समिति बनाई गई, एक समझौता समिति बनाई गई जिसमें देसी रियासत के सदस्य और ब्रिटिश भारत के प्रांत के जो सदस्य थे उसमें शामिल थे। तो यानी कि जो जिनका निर्वाचन हुआ था वो ब्रिटिश भारत के प्रांत और मुख्य आयुक्त के प्रांत का निर्वाचन हुआ था। बाकी जो देसी रियासतें थी वहां के जो भी सदस्य संविधान सभा में आए थे वो मनोनीत होके आए थे। अब देखते हैं इनका निर्वाचन कैसे हुआ। तो जो ये ब्रिटिश भारत के प्रांत और मुख्य आयुक्त प्रांत के जो भी क्षेत्र थे, यहां पे जो 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया। और इनके जो चुनाव की प्रणाली थी वो थी अप्रत्यक्ष। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली।
एक बात इसमें और सामने निकल के आती है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी, या संविधान सभा में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में जो निर्वाचित महिलाओं की संख्या थी वो 12 थी, और हमारे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो थी वो 15 थी, यानी कि 12 का निर्वाचन हुआ था। और ये जो 3 थी ये देसी रियासत से आई थी। जो ये अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रणाली के माध्यम से जो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ, इस क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधित्व, यानी कि जो जनता का प्रतिनिधित्व था वो संविधान सभा में कहीं ना कहीं शामिल होना था, किसी न किसी रूप से शामिल होता। अगर ये वयस्क मताधिकार पे होता तो काफी समय लगता, और उस समय इतना समय नहीं था हमारे पास कि वयस्क मताधिकार के आधार पर हम संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कराएं। ठीक, तो जनता ने प्रत्यक्ष रूप से किया नहीं, तो इसका चुनाव किया किसने, यानी कि सदस्यों का चुनाव किया किसने, यह सवाल काफी बार पूछा है। तो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ यानी कि निर्वाचन हुआ वो किसने किया, प्रांतीय विधानसभा सदस्यों ने किया। प्रांतीय विधानसभा सदस्यों ने किया। इस प्रकार चुनाव हुआ। चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, निर्दलीय को 8 सीटें मिली और अन्य को 7। तो इस प्रकार चुनाव के परिणाम भी आ गए। कांग्रेस जिसने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग जिसको ऐसी अपेक्षा न थी कि इस अंतरिम संविधान सभा के चुनाव में इतना कम बहुमत मिल जाएगा, मिली 73, निर्दलीय को 8 और अन्य को 7। परिणाम भी आ गए। इसके बाद इसकी जो पहली बैठक हुई वो ही 9 दिसंबर 1946, यानी कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें सर्वसम्मत से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। ध्यान रखिएगा कि जो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। भाग न लेने के कारण जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि या तो संविधान की बैठक में भाग लो या तो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दो।
जिसके परिणाम स्वरूप 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में मुस्लिम लीग भी शामिल था और सर्वसम्मत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट्स करें, शेयर करें इसको। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।